Hello students, it is third video of chapter number second. Let's see. In last video we are reading about factors of soil formation यानी मृदा निर्माण के जो कारक हैं या कारण हैं उनको हम पढ़ रहे थे. Let's see in this video. पहली बात तो हम यहाँ से वीडियो क्या फेस हटा देते हैं जिससे कि MB कम यूज हो कंज्यूम हो, है ना. इस नाते हटाया. अब देखिएगा हम लोग पढ़ते हैं. पहला है सॉयल फॉर्मेशन में देखिएगा फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग सॉयल फॉर्मेशन. यहाँ नीचे देखिएगा लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग द सॉयल फॉर्मेशन. तो क्या क्या चीज़ें फैक्टर हैं. तो सबसे पहले देखिएगा पेरेंट रॉक, है ना. फिर क्लाइमेट, फिर टाइम एंड रिलीफ. ये सब चीज़ें हैं जो कि एक मृदा निर्माण के लिए कारक हैं, है ना, प्रभावित करने वाले, या इनको हम कह सकते हैं कारण हैं. तो सबसे पहला है पेरेंट रॉक, है ना, जनक सेल जिसे बोलेंगे, है ना. डिटरमाइंस कलर्स, ये क्या करते हैं, रंग, है ना. फीचर टेक्सचर, है ना. क्लाइमैक्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स एंड कंटेंट ऑफ परमेबिलिटी. परमेबिलिटी. अब फिर अगला है क्या है, क्लाइमेट. पहले इसमें इसका हिंदी जान लेते हैं तो सुनिएगा. ये पेरेंट रॉक का अर्थ है जनक सेल, जिनसे हम मतलब सेल बनते हैं, है ना, मिट्टी बनती है, वो पेरेंट रॉक यानी जनक सेल कहलाते हैं. कलर आपको पता है, ये रंग होता है ना. डिटरमाइन कलर्स यानी रंग, है ना. गठन यानी टेक्सचर का मतलब होता है गठन. केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं, है ना, वो. उसके बाद मिनरल्स यानी खनिज. एंड कंटेंट का मतलब होता है मात्रा, है ना. परमेबिलिटी के मतलब पारंगम्यता को निर्धारित करना, है ना. किस तरह से वो रॉक यानी मिट्टी होगा, ये आपको ये सब निर्धारित करता है. यानी जनक सेल, है ना, रंग, गठन, है ना, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता, ये सब कहीं ना कहीं निर्धारित करते हैं. चलिए अगला है देखिए क्लाइमेट यानी क्या, हमारा जलवायु क्या ऐसा होना चाहिए. तो करा हाँ, क्लाइमेट टेम्परेचर रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, है ना. कहने का अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं फॉर्मेशन, क्लाइमेट यानी जलवायु, टेम्परेचर यानी तापमान, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस यानी क्या, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस, देखो फिर क्या बोला है, ह्यूमस फॉर्मेशन यानी ह्यूमस का निर्माण को दर को प्रभावित करता है. कहीं कि मिट्टी को ये लोग भी प्रभावित करते हैं. फिर अगला क्या है, देखा रिलीफ एल्टीट्यूड एंड स्लॉप एंड डिटरमाइन एक्यूमुलेशन, है ना, ऑफ द सॉइल. इसका मतलब है उच्च तुंगता, है ना. उच्चवच तंगुता यानी जो ऊंचाई वाले हैं ना स्थान है. ढाल, है ना. देखो स्लॉप मतलब ढाल. और डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन का मतलब होता है मृदा को संचरित करना, है ना, या संचय करना, है ना. ये सब निर्धारित करना है. फिर देखिएगा अगला है फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना. तो वनस्पति जाति, है ना, कहीं ना कहीं अफेक्टेड द रेट ऑफ ह्यूमन फॉर्मेशन. कह रहा है कि वनस्पति जाति या प्राणी जाति या कह सकते हैं कि और जो सूक्ष्म जीव हैं ह्यूमस की निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, है ना. यानी क्या, कहीं ना कहीं ये भी इफेक्टेड डालते हैं. फिर टाइम, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसी सॉइल का निर्माण में. तो करा डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, अर्थात कोई मृदा कितनी मोटी है ना, वो कहीं ना कहीं समय निर्धारित करेगा कि कितनी मोटी होगी. और आपको पता है कोई एक परत 1 सेंटीमीटर, अगर आप ये समझिए कि 1 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पर देखिएगा एक फैक्ट भी दिया गया है, देखिएगा इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर यानी लगभग 100 साल लग जाते हैं ना. मेक्स जस्ट 1 सेंटीमीटर सॉयल यानी 1 सेंटीमीटर सॉयल यानी मिट्टी बनने में एक मतलब 1 सेंटीमीटर ऊंचा, है ना, एक लेवल बनने में 100 साल लगभग लग जाता है. तो कहीं ना कहीं टाइम भी आपका मैटर करता है. अब चलिए हमारा है देखिएगा हाँ, डिग्रेडेशन ऑफ द सॉयल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, है ना. कहीं ना कहीं हमारा अब बात होगी
मृदा निर्माण के कारक, ये तो हो चुका है। मृदा निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, है ना, क्योंकि कंजर्वेशन है ना, तो आपका संरक्षण होगा। डिग्रेशन, है ना, डिग्रेडेशंस ऑफ सॉयल एंड कंजर्वेशन। तो देखिए कैसे क्या करेंगे हम लोग, करा है सॉयल इरोशन, है ना, यानी मृदा अपरदन कहते हैं उसको, अपक्षयन नहीं। उसके बाद फिर बोला है डिप्लीशन आर द मेजर थ्रीट ऑफ द सॉयल एज रिसोर्सेज। कहीं ना कहीं मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं, है ना, कहीं ना कहीं यही दो समस्या है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, बोथ ह्यूमन मतलब मानव, एंड नेचुरल और प्राकृतिक फैक्टर, ये यानी ये दोनों भी कारक, कहीं न कहीं मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक कैन बी आर एज सोर्सेज नहीं सॉरी कैन लीड द ग्रेडेशन ऑफ सॉइल। कहीं न कहीं ये दोनों भी यानी मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों को से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है ना। फिर फैक्टर which lead the soil gradation are deforestations, है ना, फॉरेस्टेशन। करा है कि द फैक्टर यानी वो जो तत्व हैं, है ना, तत्व हैं, कैन बी लीड यानी अग्रसर होते हैं, एक मिनट कैन बी सॉरी फैक्टर which लीड यानी जो कारण है, कारक हैं, आगे बढ़ते हैं सॉयल डिग्रेशन यानी का मृदा अपक्षयन का यानी मिट्टी के कटाव का। आर फॉरेस्टेशन मतलब वनो उन्मूलन यानी वन को काट देना, है ना, जो कहीं ना कहीं मिट्टी कटती है या मिट्टी का जो क्षरण है वो कहीं ना कहीं आपका वनोन्मूलन यानी बहुत ज़्यादा वन की कटाई, है ना, जहाँ वन थे वहाँ पर वन खत्म हो गया। फिर क्या है ओवर ग्रेजिंग का मतलब है अतिचारण, है ना, यानी अतिचारण का मतलब बहुत ज़्यादा जैसे घास फूस वाला स्थान है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग घास गायों भैंसों और उसके बाद फिर और भी जो जानवरों से चर लेंगे तो वो क्या होती है वहाँ की, जब घास चर ली जाती है तो जो घास होता है वो क्या होता है पकड़े रहता है मिट्टी को। अब जब वहाँ से घास मतलब हट जाएगी यानी चर ली जाएगी तो अब वहाँ बारिश होगी तो मिट्टी वहाँ से हट जाएगी, है ना। तो ओवर ग्रेजिंग भी कहीं ना कहीं समस्या होता है। फिर बोला है रासायनिक उर्वरक यानी क्या केमिकल, देखिएगा यहाँ पर है ओवर ग्रेजिंग, हाँ, ओवर यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, है ना, कहीं ना कहीं रासायनिक फर्टिलाइज़रों का अत्यधिक उपयोग करना, है ना, एंड फर्टिलाइज़र मतलब केमिकल एंड पेस्टिसाइड यानी कहीं कीटनाशकों का उपयोग करना, है ना, ओवर बहुत ज़्यादा उपयोग करना भी कहीं ना कहीं मृदा क्षरण का कारण बनता है। रैन वॉश, है ना, कहीं ना कहीं वर्षा दोहन बहुत ज़्यादा वर्षा होना भी। लैंडस्लाइड एंड फ्लड, कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड यानी क्या भूस्खलन होना भी कहीं ना कहीं मिट्टी क्षरण का एक मुख्य कारण है। एंड फ्लड यानी बाढ़ भी आता है तो कहीं ना कहीं भूस्खलन होता है, वो सारी क्या बोलते हैं मिट्टी का क्षरण होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी कहीं कहीं का मिट्टी कट के आप देखते हो कहीं जम जाता है, कहीं दूसरे यहाँ चला जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी, और कहीं कहीं तो मिट्टी का ढेर लग जाता है जो पानियों के द्वारा मिट्टी लाई जाती है जब सूखता है तो। अब चलते हैं यहाँ कर रहा है मल्चिंग, है ना, मल्चिंग क्या होता है, अच्छा एक मिनट सुनिएगा। सम मोड मेथड ऑफ सॉयल कंजर्वेशन आर लिस्टेड ब्लो, कहा कि ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं यानी विधियां हैं जिनके द्वारा हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। चलिए, कहा पहला मल्चिंग, तो मल्चिंग क्या होता है, तो मल्च बनाना क्या होगा देखिएगा। द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, है ना। अब आपने देखो एक स्ट्रॉ मतलब घास फूस होता है ना, आपने देखा होगा कि जैसे पुआल हम बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, तो कहता है कि इस हाँ द बेयर ग्राउंड, है ना, देखिएगा द बेयर ग्राउंड्स बिटवीन प्लांट्स, है ना, पौधों के बीच में आर कवर्ड यानी ढके जाते हैं विद लेयर यानी क्या एक परत, ऑर्गेनिक मैटर इस लाइक स्टार यानी क्या घास फूस से उसको हम प्रवाल से ढक देते हैं, यानी पौधों के बीचों बीच अनावृत भूमि जहाँ पर कुछ लगा नहीं है
वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे जहाँ पर पेड़ पौधे वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर क्या किया जाता है, पौधों की जहाँ पर अनावृत भूमि है, जहाँ पर कोई कुछ लगा नहीं है यानी भूमि खाली पड़ी है, वहाँ पर क्या किया जाता है, जैव पदार्थों द्वारा, है ना, जैसे प्रवाल या कहते हैं घास घूस, है ना, या जैसे पैरा जिसे हम लोग बोलते हैं, उससे ढक दी जाती है ना। उससे क्या होता है, फिर कह रहा, हाँ फिर बोला है इट हेल्प रिटेन द सॉयल मॉइस्चर। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं मृदा की आर्द्रता बनी रहती है, यानी मिट्टी की जो नमी है वो बनी रहती है ना। और बारिश वारिश कुछ भी होती है तो मृदा क्षरण नहीं होता है, यानी रोक लेता है ना। आपने देखा होगा कि घरों पे जब बारिश शुरू होती है तो बाबा जी लोग या पापा जी लोग ऐसे में क्या करते हैं, मिट्टी को रोकने के लिए वो एक बेड़ा लगा देते हैं, है ना, जिससे कि पानी बहे तो मिट्टी वहीं नीचे रहे, है ना, जिस नहीं तो बह जाती है मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा। फिर देखिएगा, अब बोला है कंट्योर बैरियरिंग बैरिंग। तो कंट्योर बैरिंग का मतलब होता है वेदिका फॉर्म। क्या होता है, वेदिका फॉर्म। स्टोन मतलब पत्थर, ग्रास यानी घास, सॉयल यानी मिट्टी आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलोंग अलोंग कंट्योर्स, है ना। कहा है कि कहीं न कहीं ये बनाने के लिए, है ना, चौड़े और समतल सोपानों को, है ना, और वेदिका को ढाल बनाने के लिए हम कहीं न कहीं क्या, हम क्या नाम है, पत्थर का, उसके बाद फिर घास का, मिट्टी का उपयोग करते हैं। देखो आप मेड़ बनाते हो तो किससे बनाते हो, कहीं न कहीं घास रहता है, मिट्टी रहती है ना, और फिर स्टोन पत्थर उत्थर भी रहता है, तो यही सब का इस्तेमाल करते हैं, मेड़ बना देते हैं, है ना। फिर अब कह रहा है ट्रेंच। जी हाँ, अब बोला है कि देखिए ट्रेंच आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर ऑफ कलेक्ट वाटर। ऐसे में क्या होता है, कहीं ना कहीं पानी रुक जाती है ना, थोड़े थोड़े बैरियर लग जाता है ना, जिससे कि, है ना, देखिए ये हो गया। फिर ठीक है, इससे कि पानी रुकेगा और थोड़ा धीरे धीरे, ये नहीं कि पानी का बहाव एक तेज रहेगा तो फिर वो कट के चला जाएगा। अब कह रहा रॉक, हाँ रॉक डैम, है ना कहीं समुच्चय कहते हैं ना, रक्षक मेलक बोलते हैं, है ना। तो देखिएगा चट्टान बांध जिसे हम बोलेंगे, है ना, तो क्या होगा, रॉक आर पिल्ड, है ना, रॉक आर पिल्ड ऑफ द स्लो डाउन द स्लो वाटर, है ना, कहीं ना कहीं जो पानी के बहाव है उसको रोक देता है ना। एंड स्लो वाटर दिस प्रिवेंट गली एंड फर्दर सॉयल लॉस। और ऐसे में क्या होता है, प्रिवेंट यानी रक्षा करता है, गिलीज एंड फर्दर सॉयल लॉस, और जो मिट्टी का अपरदन है यानी बह जाना उससे रोकता है। अब टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है, टेरेस फार्मिंग मतलब होता है कि ऊंचाच मतलब ऊपर से नीचे आपका समुच्चय रेखा, ये कह सकते हैं समुच्चय रेखा जुताई, है ना। उसमें क्या होता है देखिएगा, ये कहाँ होता है पहले ये देखिएगा, टेरेस फार्म ब्रॉड फ्लैट, है ना, ब्रॉड फ्लैट स्टेप आर टेरेस आर मेड इन द स्टीप स्लोप ऑफ दैट फ्लैट surface are used available to grow crops. They are reduce reform of soil and soil erosion। कहीं ना कहीं इनका उपयोग हम दिखेगा करा ब्रॉड फ्लॉट स्टेप, ये बड़े बड़े चौड़े चौड़े है ना, एक समतल और चौड़े सोपान वेदिका ढाल कर दिए जाते हैं, जिससे कि, है ना, जिससे कि क्या होता है, सो फ्लैट, है ना, सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो। और ऐसे में फसल बीच बीच में उगाई जाएगी और बीच बीच में क्या होगा, कहीं ना कहीं मेड़ बना दी जाएगी। दे आर रिड्यूस सरफेस ऑफ ऑफ। ऐसे में क्या होगा, सरफेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब बहने का, एंड सॉइल इरेशन और मृदा अपरदन कम हो जाएगा। इंटर क्रॉपिंग, है ना, इंटर क्रॉपिंग का मतलब रक्षक मिलकाएँ, है ना, क्या होगा, इंटर क्रॉपिंग दे आर डिफरेंट क्रॉप आर
हाँ, एक मिनट, हमारा कहीं ना कहीं हाँ, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है बीज की फसल का उगाना। अब इसका मतलब है इंटरक्रॉपिंग दैट डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन द अल्टरनेट ग्रो एंड आर सोन डिफरेंट टाइम्स आर प्रोटेक्टेड द सॉयल फ्रॉम द रेनवास। कहने का अर्थ यह है कि अलग अलग समय पर अलग अलग फसल विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिए, है ना, एक समांतर कतारे में लगाई जानी चाहिए जिससे कि मिट्टी का बहाव रुक जाए। अब उसके बाद कह रहा है कंट्योर फ्लॉगिंग, है ना। आप ये समझिए कि समुच्चय, एक मिनट, समुच्चय रेखीय जुताई जिसे हम बोलते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, ए प्लगिंग पैरेलल टू द कंट्रोल द हिल स्लोप एंड फॉर्मिंग द नेचुरल बैरियर्स वाटर फ्लो डाउन टू स्लोप। ऐसे में क्या करती है, एक मतलब ये समझिए समुच्चय रेखीय जुताई होती है एक पहाड़ी पर। ये समझिए कि ढाल ढाल पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाएं समांतर ढाल की तरफ नीचे की ओर बहते हुए, है ना, जलों को रोकता है ना। ऐसे में क्या होगा, पहले आप नीचे आएगा, फिर उसके बाद एक बांध बनी रहेगी, फिर उसके बाद ऐसे पानी नीचे जाएगा, तो धीरे धीरे वो बहाव कम हो जाता है पानी का। उसके बाद सेटलर बेल्ट है, क्या है, इट द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, है ना। ये कहीं ना कहीं आपके कोस्टल यानी तटीय क्षेत्र में जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, एंड ड्राई रीजन या तो सूखे वाले। रो द ट्री, एक साथ में बहुत ढेर सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं, इससे क्या होता है ना। ट्रीज, हाँ, करा रोज द ट्रीज आर प्लांटेड यानी लगा दिए जाते हैं। चेक द विंड, है ना, और देखा जाता है कि विंड यानी हवा मूवमेंट प्रोटेक्ट द सॉइल कवर। और ऐसे में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं हवा से और कहीं ना कहीं पानी की रक्षा होती है ना। पानी कितना भी तेज बहेगा तो वो जड़ें मिट्टी की, मतलब जो पेड़ की जड़ें हैं वो मिट्टी को रोकती हैं, है ना। और उसके बाद बोला है जी हाँ, शेल्टर बेल हो गया, है ना। रक्षक मेलखाएँ हो गया, ये तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए कतारों में लगाए जाते हैं वृक्ष, है ना, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो ये सब थे फैक्टर, है ना। अब एक्टिविटी आप घर पे पढ़िए। अब इसमें क्या एक्टिविटी में है देखिएगा, इसमें बोला कि हम जल्दी से बताते हैं। करा टेक 2 ट्रे, एक 2 ट्रे ले लीजिए, ए एंड बी आर सेम साइज, एक ही जैसे साइज के। मेक आप 6 होल, सॉरी, मेक 6 होल्स, 6, मतलब आप ये समझिए एट द, हाँ, मेक ए होल 6 होल एट द वन एंड ऑफ दिस ट्रे, एक मतलब ट्रे के एक नीचे वाले स्तर पर एक होल कर दीजिए। एंड फिल द विद द सेम अमाउंट ऑफ सॉयल, है ना, और दोनों में समान समान मात्रा में मिट्टी डाल दीजिए। एंड लीव द सॉयल इन अ ट्रे ए एंड वाइल सो द, हाँ, व्हीट और राइस ग्रेन ट्रे भी। ऐसे दोनों में, मतलब दोनों ट्रे में समान समान मिट्टी लीजिए और दोनों एक में आप क्या लगा दीजिए, चाहे चावल चाहे गेहूं के पौधे, मतलब वो बीज डाल दीजिए, है ना। अब ऐसे में क्या होगा, अब करा है कि अब ऐसे में वन द ग्रेन्स आर इन ट्रे बी हैज़ ग्रोन, और कुछ समय जब आप देखोगे 1 2 4 6 दिन 10 दिन जो भी लगे, है ना, अगर बड़े हो जाते हैं, है ना, फ्यू सेंटीमीटर से, कुछ मतलब मान लो महीने भर में, है ना। अब देखिएगा, बोथ आर ट्रे इन सच वे, इस प्रकार से है कि दे आर स्लोप, और इस तरह से उनको रखिए कि जैसे वो स्लोप ढाल वाला हो, है ना। हाँ, प्योर द मग ऑफ वाटर फ्रॉम द सेम हाइट ऑफ द ईच इनटू ईच ट्रे। करा आप ऐसे में दोनों को ढाल रखिए एक समान ढाल पर, और दोनों में पानी डालिए। एक में तो बिना पौधे वाला है और एक में पौधा है ना, बीज डाले हैं, और एक में देखो मिट्टी दोनों में एक जैसी थी, है ना, और दोनों के आकार भी एक था, ट्रे का दोनों का आकार एक ही जैसा था, है ना, और दोनों में छेद भी समान किया गया था, दोनों में समान पानी भी डाला गया और समान ऊंचाई से, ये नहीं कि किसी में ज़्यादा किसी में कम। अब क्या होता है, अब देखिएगा कि कलेक्टिंग द मड्स वाटर आर ट्रिकल डाउन द होल्स, हाँ, बोथ ट्रे बी, हाँ, इन टू सेपरेट कंटेनर एंड कंपेयर हाउ द सॉयल वाश्ड आउट ईच ट्रे। अब आप देखिएगा
एक नीचे आपने जिसको क्या नाम है, जो आप गिरा रहे हो ट्रे में से, उसके नीचे दो अलग अलग दोनों के लिए, है ना, ट्रे के लिए दो अलग अलग नीचे मग आप लगाए रही है। अब क्या, जैसे ही आप पानी गिराते हो तो दोनों क्या नाम, ट्रे में से कुछ ना कुछ मिट्टी निकलेगी। तो आप देखोगे जिस ट्रे में, है ना, मिट्टी जिस ट्रे में पौधे नहीं लगाए गए थे, है ना, या कह सकते हैं बीज नहीं डाले गए थे, है ना, उस ट्रे का मिट्टी ज़्यादा मग में गिरा, है ना, और जिसमें पौधे लगे हुए थे उसमें पानी, उसमें पानी डिप डाला गया तो उसका मिट्टी कम गिरा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो क्या पौधों की जो जड़ें थीं वो मिट्टी को बहने से रोक ली, यही कारण था, है ना। अब चलिए वाटर के विषय में पढ़ते हैं। वाटर इज़ अ विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। कहीं ना कहीं जो पानी है वो सबसे, जल एक कहते नहीं, पानी एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है ना। दीज फॉर्दर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई विथ वाटर, है ना, करा 3/4 हिस्सा है ऑफ द अर्थ यानी सरफेस यानी पृथ्वी का जो सतह है वो 3/4 हिस्सा इज कवर्ड यानी ढका हुआ बाई विथ वाटर यानी पानी से। इट इज, ये है, देयरफॉर इस प्रकार से अप्रोप्रिएटली कॉल्ड वाटर प्लैनेट, इस नाते ये हमारी जो पृथ्वी है वो जल, कह सकते हैं जल ग्रह कहलाता है ना। इट इज़ देयरफॉर, हाँ अच्छा, इट वाज इन द primitive ocean that is life began almost 3.5 billion year back। लगभग हम कहते हैं लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले का जीवन आदि कहीं कहीं महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था, है ना। इवन टुडे, आज लगभग आज भी, द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना, कहीं ना कहीं जो महासागर है वो पूरे पृथ्वी का 2/3 हिस्सा कवर किया है। द सपोर्ट ऑफ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, और कहीं ना कहीं, है ना, कि ये विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं को जीवन जीने में मदद करता है ना। फिर देखिएगा, ओशन वाटर हाउएवर सेलेनाइन, हम जानते हैं कि जैसा कि हमको पता है कि जो ओशन का वाटर होता है, हाउएवर फिर भी, सेलेनाइन का मतलब होता है खारा होता है, जिसे हम पी नहीं सकते, नमकीन कहते हैं। एंड नॉट बी फिट टू ह्यूमन कंज्यूमसन, और कहीं ना कहीं ये हम मानव के लिए कंज्यूमसन यानी पाचन क्रिया के लिए अच्छा नहीं है, है ना, है ना, उपयोग नहीं कर सकता। अब कह रहा है फ्रेश, अब एक मिनट कहाँ गया, कह रहा फ्रेश वाटर अकाउंट ओनली अबाउट 2.7%, है ना। कहीं ना कहीं अगर हम शुद्ध जल देखें पृथ्वी पर तो 2.7% है ना, जो कि अलवण है। लवण का मतलब होता है जो साल्टी है, यानी जैसे अभी समुद्र का पानी, है ना, सागरों का पानी कहीं ना कहीं सेलाइन है ना, और जो हम लोग पानी पीते हैं वो अलवणीय है ना। चलिए अब देखिएगा, नियरली, अभी देखो कहा, नियरली 70% ऑफ दिस अक्योर इन एज आइस सीट ऑफ द एंड ग्लेशियर अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। कहने का अर्थ ये है, और इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमनियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यानी जो 2.7% पीने योग्य जल है उसका कहीं ना कहीं 70% भाग बर्फ के रूप में है ना। अब उसका 30% भाग हम लोग ज़मीन में, मतलब ज़मीन में होता है, जिसको हम निकाल के कुएं के माध्यम से या हैंडपम्प के माध्यम से या क्या नाम है सबमर्सिबल के माध्यम से निकाल के पीते हैं। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है ना। यह मानव उपयोग में उपलब्ध होता है। देखिएगा, ड्यू टू द देयर लोकेशन इंक्रीजेज ओनली 1% फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर फिट फॉर ह्यूमन यूजेज। कहीं ना कहीं केवल 1% ऐसा है जो मानव के लिए उपयोग में आ सकता है। इट फाउंड एज ग्राउंड वाटर, ये कहाँ पाया जाता है? नीचे, भूमि के सतह के नीचे, है ना, ग्राउंड वाटर। एज सरफेस वाटर इन द रिवर, या कह सकते हैं कि जो रिवर नदी के अंदर वाले हिस्सा में या नदी में पा सकते हैं, लेक्स यानी झीलों में। एंड वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर, और कहीं ना कहीं
वाटर वेपर्स के रूप में यानी भाप के रूप में एटमॉस्फेयर में है। फ्रेश वाटर देयरफॉर इसके पश्चात भी हाँ मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंट ऑन द अर्थ यानी सबसे बहुमूल्य कीमती अगर कोई चीज़ है वस्तु तो फ्रेश वाटर यानी जो शुद्ध जल है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड और नॉट सब्ट्रैक्टेड, ना तो जल को ख़त्म किया जा सकता है ना तो क्या बोलते हैं जोड़ा जा सकता है फ्रॉम इट अर्थ यानी पृथ्वी पर। इट इज़ टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा एक जैसा भी बना रहा नियत बना रहता है। इट अब से अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी यूजेज इट्स कंटेन मोशन साइकिलिंग थ्रू द ओशन, है ना, एयर लैंड बैक टू अगेन एंड देयर फोर प्रोसेस ऑफ इवरवेशन। आपने क्लास नीचे क्लासों में देखा होगा एक जल चक्र होता है ना, कि उस जल चक्र में क्या होता है, कहीं ना कहीं आप कहते हो कि हम उसका उपयोग करते हैं पानी का, फिर क्या होता है वो कहीं कहीं भूमि और उन सब में जाता है, फिर क्या होता है फिर वो हमारा मतलब कहते नहीं वो इवेपोरेशन होता है ना, भाप बनता है और भाप गर्मी होती है, भाप बनने के बाद क्या होता है वो कहीं ना कहीं ऊपर जाता है और फिर क्या बनता है कहीं कहीं बादल बनते हैं, फिर गर्मी होती है, फिर नीचे बारिश के रूप में होता है। तो एक कहने का अर्थ यह कि वैसे आपका चलता रहता है ना। फिर अब देखिएगा हाँ करा प्री precipitation ऑफ एंड रन ऑफ, है ना, दिस इज द अर्लियर नोज हाँ रिफर्ड एज अ वाटर साइकिल, है ना, कहीं ना कहीं जल चक्र हम लोग जानते हैं। फिर चलिए आगे देखते हैं। ह्यूमन यूजेस हाँ ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर not only for drinking washing but also in this process of production। कहने का अर्थ यह है करा ह्यूमन यूजेज अमाउंट ऑफ वाटर मतलब जो मानव है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी का उपयोग करता है, नॉट ओनली ड्रिंकिंग केवल पीने के लिए नहीं, वॉशिंग यानी धुलने के लिए भी, एंड बट आल्सो द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्शन यानी कहीं कहीं उत्पादन के लिए भी, है ना, उत्पादन का मतलब कृषि के लिए और भी चीज़ें, है ना, धुलाई कर सकते हैं और भी जलाशयों में देखिएगा। फिर कह रहा है वाटर इज एग्रीकल्चर्स, है ना, वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कहीं ना कहीं वाटर का उपयोग एग्रीकल्चर यानी कृषि में होता है यानी सिंचाई में, इंडस्ट्री यानी औद्योगिक कारखानों में, है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में कारखानों में पानी का उपयोग होता है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत उत्पादन में भी पानी का उपयोग होता है। थ्रू द रिजर्वेशन ऑफ द डैम, किसके द्वारा, डैम के द्वारा यानी बड़े बड़े बांध हो, है ना, हीराकुंडा बांध, है ना, ये सब आपने नाम सुना होगा। देखिएगा देयर आर अदर पर हाँ यूजेस और भी बहुत उपयोग होते हैं पानी का। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़े, राइजिंग डिमांड ऐसे ऐसे आपका मांग भी बढ़ रहा फॉर फूड एंड कैश क्रॉप और फसलों का भी, है ना, भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं खाना पानी ये सब बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग अर्बन अर्बनाइजेशन कहीं ना कहीं शहरीकरण हो रहा है, एंड राइजिंग स्टैंडर्ड लिविंग, है ना, मेजर फैक्टर लीडिंग सपोर्ट ऑफ लाइफ द फ्रेश वाटर। कहीं ना कहीं मतलब जैसे जैसे लोग अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण हो रहा है ना, और सब लोग स्टैंडर्ड लिविंग में रहते करने बहुत हाई स्टैंडर्ड लिविंग, तो उसमें क्या होता है भाई कहीं ना कहीं हर चीज़ की सुविधाएं होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा पानी स्वच्छ पानी की भी सप्लाई की एक समस्या उत्पन्न होती है ड्यू टू द ड्राइंग एंड द वाटर ऑफ रिसोर्सेज वाटर पॉल्यूशन। और क्या है अत्यधिक वाटर पॉल्यूशन की वजह से पानी की भी किल्लत पड़ जाती है ना, पानियों का दुरुपयोग किया जाता है ना, पीने के तक का हो सीमित तब तो ठीक है, और भी चीज़ों में पॉल्यूशन होता है। देखिएगा प्रॉब्लम हाँ करा यहाँ पर कुछ छोटे छोटे तथ्य दिए हैं, चलिए देखिएगा। डू यू नो, क्या आप जानते हो, इन 1975 यानी 1975 में द कंज्यूमशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन वाज 3850 क्यूसिक किलोमीटर, है ना, क्यूसेम पर ईयर, है ना। कहने का अर्थ है 1975 में कहीं ना कहीं आदमियों के द्वारा यानी
मनुष्य द्वारा, है ना, हाँ, मनुष्य द्वारा कहीं ना कहीं आपका 1975 में 3850 क्यूसिक प्रति वर्ष जल उपयोग में किया जाता था, घन, है ना, क्यूब, जो कि 2000 में कह रहा इट इज, हाँ, इज क्रिएट मोर देन 6000 पर क्यूब किलोमीटर पर ईयर इन 2000, है ना, कहीं नहीं, जबकि 2000 वर्ष 2008 में, सॉरी 2000 में ये बढ़कर 6000 घन मीटर किलोमीटर वर्षा से अधिक हो गई। यानी पहले 1975 में केवल लगभग 4000 था, अब ये 2000 में बढ़ के 25 साल में मतलब ये समझिए कि 2000 घन किलोमीटर वर्षा बढ़ गया, है ना। और फिर बोला है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ए ड्रिपिंग टैप वाटर, नहीं सॉरी, ए ड्रिपिंग टैप वेस्टेड 1200 लीटर ऑफ वाटर इन ईयर। कह रहा है कि अगर आप एक टपकती बूंद, कह सकते हैं नल का एक टपकता बूंद पूरे वर्ष भर में, है ना, 1200, है ना, 1200 लीटर जल को क्या करता है, वेस्टेज करता है, यानी बर्बाद करता है। फिर देखिएगा आगे हमारा है, हाँ, यहाँ पर भी एक और चीज़ है, देखिएगा एक्टिविटी में, एन एवरेज ऑफ अर्बन इंडियंस यूजेज अबाउट 50 लीटर ऑफ वेस्ट ऑफ वाटर एवरी डे। करा जो शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, है ना, वो, है ना, वो एक दिन में कितना उपयोग पानी करते हैं, है ना, एक व्यक्ति ईच डे, है ना, देखिएगा यूज कितना करता है प्रति लीटर किस चीज़ में, है ना, तो देखिएगा ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए पर लीटर यानी 3 लीटर, है ना, खाना बनाने के लिए कुकिंग, है ना, 4 लीटर, उसके बाद बाथरूम नहाने के लिए 20 लीटर, फ्लशिंग यानी कहीं ना कहीं वो क्या नाम है, शौच वौच के लिए, है ना, शौच के लिए, है ना, फ्लशिंग के लिए 40 लीटर, है ना, बाल्टी में शौच कहीं ना कहीं बाल्टी भर के डालते हैं लोग, या वैसे मतलब फ्लश करते हैं, बड़े बड़े शहरों में देखिएगा तो ज़्यादा 40 लीटर फ्लशिंग कर देते हैं बाथरूम और इस सब में। फिर क्या बोला है, फ्लशिंग के बाद वॉशिंग क्लॉथ यानी कपड़ा धुलने में 40 लीटर, वॉशिंग अनटेंशन यानी बर्तन धुलने में 20 लीटर, और ग्रेडिंग मतलब बागवानी में कह सकते हैं फसल वसल या कह सकते हैं जो फूल पत्ती डालते हैं वो 23 लीटर। कुल मिला के टोटल 150 लीटर एक व्यक्ति एक दिन में 150 लीटर कंज्यूम करता है, यानी आप कहीं कहीं पानी का उपयोग करता है वो, है ना। कैन यू गैस सजेस्ट मोर, हाँ, सम वेज टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट, क्या आप कोई सलाह देंगे जिससे का उपयोग हम कम कर सकें। चलिए ठीक है। अब यहीं से बगल में, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हैव यू एवर हर्ड अबाउट वाटर मार्केट, क्या आप कभी वाटर मार्केट जल बाज़ार के विषय में सुने हो आप। फिर देखिएगा, जी हाँ ऐसा है, अमरेली सिटी, है ना, इन सौराष्ट्र रीजन, सौराष्ट्र का एक प्रदेश है, सौराष्ट्र प्रदेश के में एक है मतलब सिटी है, शहर अमरेली, है ना, वहाँ अमरेली, वहाँ पर क्या है देखो कर रहा है, रीजन विद द पॉपुलेशन ऑफ 125 लाख, जहाँ की जनसंख्या 1.25 लाख है, इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द परचेजिंग वाटर, यानी कहीं ना कहीं खरीद वाले पानी पर निर्भर, फ्रॉम नियर बाई टंकुलेस, है ना, कहीं कहीं तालकों से बगल वाले तालकों से पानी खरीद कर ही ये पीते हैं, यानी खुद के लिए पानी नहीं। अब प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कहीं ना कहीं ये काम करते हैं, काफ़ी बहुत बड़ा भी ये आपका चैप्टर है, तो समस्या यही है कि कितने पार्ट में बनाया जाए। देखिएगा देर आर, एक मिनट देख लें कितना टाइम का हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया ये वीडियो, अब बस इतना ही।